20 दिसंबर 1968 साउथर्न कैलिफोर्निया में 16 साल की बेटी लाउ जेनसन और 17 साल के डेविड फेराडे अपनी पहली डेट मनाने के लिए रात के समय हरमन लेक की ओर जा रहे थे। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उन्हें एक कार लगातार फॉलो कर रही थी। वे हरमन लेक के पास जैसे ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं कि एक गाड़ी उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक लंबा चौड़ा वाइट स्किन आदमी निकलता है और उन दोनों कपल्स की ओर बढ़ने लगता है। वह उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों मना कर देते हैं। तब वह आदमी उन्हें डराने के लिए कार के पीछे लेफ्ट साइड मिरर पर फायर करता है, जिससे लड़के को सिर में गोली लग जाती है और लड़की गाड़ी से निकलकर भागने लगती है। तब वह उस पर भी 22 कैलिबर पिस्टल से 5 फायर कर देता है और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। लगभग 11 बजे वहाँ से गुजरने वाली एक महिला ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और यहीं से शुरू होती है 20वीं सदी के सबसे रहस्यमय सीरियल किलर द जोडियक किलर की तलाश की कहानी। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे सीरियल किलर पर है जिससे 1960 से 70 के दशक में पूरा अमेरिका दहशत के माहौल में था। उसने 37 मर्डर किए। वह मर्डर करता और पुलिस को फ़ोन करके या लेटर भेजकर मर्डर की सारी डिटेल्स बता देता। वह अपने लेटर में कुछ अनकोडेड मैसेज भेजता जिसे पुलिस और पब्लिक को सोल्व करने के लिए कहता। उसके इन कोड में से कुछ तो आज दिन तक सोल्व नहीं हो पाए हैं। उस समय पुलिस को लाख कोशिशों के बावजूद उसके बारे में कुछ पता न चल सका और वह बन गया 20वीं सदी का सबसे मिस्टीरियस सीरियल किलर द जोडियक किलर। लगभग 6 महीने तक शांत रहने के बाद जोडियक किलर ने वापस से दस्तक दी। 4 जुलाई 1969 18 वर्षीय डार्लेन पेरिन और 16 वर्षीय माइकल मैग्यू रात के समय इंडिपेंडेंस डे के लिए फायरवर्क्स लेने के लिए जा रहे थे। तब उन दोनों ने नोटिस किया कि एक कार उनका पीछा कर रही है। डार्लिन, जो कि कार चला रही थी, उसने कई उल्टे सीधे टर्न लिए ताकि उस कार से पीछा छूट सके, लेकिन फिर भी वह उनका पीछा करती रही। डार्लिन और माइकल डरकर पैनिक होने लगे। वे ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के पार्किंग प्लेस में अपनी गाड़ी को लाकर खड़ा कर देते हैं और उस कार के जाने का इंतजार करने लगे। लेकिन वो आदमी अपनी कार को पार्किंग प्लेस में डार्लिन की कार के लेफ्ट में लाकर खड़ा कर देता है और कुछ ही सेकंड में वापस अपनी कार रिवर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। डार्लिन और माइकल ने आश्चर्य के साथ सुकून की सांस ली, लेकिन 5 मिनट बाद वह कार वापस आती है और अब वह आदमी कार को डार्लिन के कार के जस्ट पीछे लाकर खड़ी कर देता है और एक पावरफुल टॉर्च के साथ कार से निकलता है। वह उन दोनों की ओर टॉर्च करते हुए बढ़ता है। माइकल को लगा कि शायद ये पुलिस है, इसलिए वह अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकालने लगा और डार्लिन को भी कार के डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कहने लगा। तभी वह आदमी उनके बिल्कुल पास आ जाता है और उनके मुंह पर टॉर्च करते हुए 7 राउंड फायर कर देता है, जिससे डार्लिन की वहीं मौत हो जाती है और माइकल इंजर्ड हो जाता है। वह आदमी वहां से जाने लगता है। तभी माइकल दर्द से चिल्लाता है, जिससे वह आदमी आगे चलते हुए कार की ओर मुड़कर देखता है, जिससे माइकल उसका चेहरा देख लेता है। जोडियक अपना काम पूरा करने के लिए फिर से कार की तरफ आता है और माइकल पर 2 गोलियां चलाकर वहां से चला जाता है। लकीली वहां से 3 टीनेजर्स जा रहे थे। वे डार्लिन और माइकल को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। माइकल को इतनी गंभीर जगहों पर गोली नहीं लगी थी, इसलिए वह बच जाता है और पुलिस को जोडियक किलर का हुलिया बता देता है, जिसके आधार पर पुलिस जोडियक किलर का पहला स्केच बनवाती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी रात को 12:40 पर वेलेजो पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आता है, जिसमें एक आदमी डार्लिन और माइकल की हत्या की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि लास्ट ईयर हरमन लेक के पास जो 2 टीनेजर्स की हत्या हुई थी, वह भी उसी ने की थी, और फ़ोन काट देता है। यह पहली बार था जब जोडियक किलर ने मर्डर के सिलसिले में पुलिस को फ़ोन लगाया था। 1 अगस्त 1969 को जोडियक किलर वेलेजो टाइम्स हेराल्ड और 2 अन्य न्यूज़पेपर्स को 3 लेटर भेजता है। ये तीनों लेटर एक जैसे ही थे। इन लेटर में जोडियक किलर ने लेक हरमन के पास हुए 2 मर्डर और डार्लिन के मर्डर के बारे में बताया था, और वहीं खूनी है यह बताने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई थी जो केवल उसे और पुलिस को ही पता थी।
जैसे मर्डर के टाइम कौन सी बुलेट फायर की गई थी, कितने शॉट फायर किए गए थे और विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहने थे, एटसेट्रा। इसके अलावा उसके लेटर में नीचे नाम की जगह पर जोडियक का साइन बना हुआ था, जिससे यह पूरे अमेरिका में जोडियक किलर के नाम से कुख्यात हो गया। इस लेटर के साथ ही उसने एक इनकोडेड मैसेज भी लिखा था। उसका कहना था कि ये कोड अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो और ज़्यादा कत्लेआम करेगा। ये कोड इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास डिकोड करने के लिए भेजा गया, लेकिन वे इसे डिकोड नहीं कर सके। तब न्यूज़पेपर ने अगले ही दिन इस कोड को अपने न्यूज़पेपर्स में छाप दिया और वेलेजो टाइम्स हेराल्ड के चीफ एडिटर ने जोडियक को एड्रेस करते हुए इसमें लिखा कि हमें अभी भी तुम्हारे मर्डरर होने पर पूरा यकीन नहीं है। तुम मर्डर की और डिटेल्स भेजो, तब हम माने कि मर्डरर तुम ही हो। 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को से कुछ ही दूर पर रहने वाले कपल रोनाल्ड और बेटी हार्डन ने इस कोड को डिकोड कर लिया। उसमें लिखा हुआ था, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मज़ेदार है। यह जंगल में जंगली जानवरों को मारने से ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इंसान सभी जानवरों में से मारने के लिए सबसे खतरनाक जानवर है। वह आफ्टर लाइफ में बिलीव करता था। उसका मानना था कि जब वह मर जाएगा तो वह स्वर्ग में पुनर्जन्म लेगा और जिन लोगों को उसने मारा था वे उसके गुलाम बन जाएंगे। इस कोड को सोल्व किए केवल 3 ही दिन हुए थे कि जोडियक किलर ने एक और लेटर भेजा, जिसमें न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को एड्रेस करते हुए उसने मर्डर के बारे में और भी कई डिटेल्स भेजी, जिसने यह प्रूव कर दिया कि वही मर्डरर है। आप उसके द्वारा भेजे गए लेटर के ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। लगभग 3 महीने तक जोडियक का कोई भी लेटर नहीं आया और ना ही कोई मिस्टीरियस मर्डर हुआ था। लेकिन 27 सितंबर 1969 को लेक बेरियासा के किनारे ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेफर्ड पिकनिक मना रहे थे। तब सेसिलिया ने एक आदमी को उनकी तरफ आते हुए देखा। उसने डरकर ब्रायन को बताया, लेकिन ब्रायन ने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कोई और आदमी यहाँ पिकनिक मनाने आया होगा। लेकिन उसने जब उस आदमी की ओर मुड़कर देखा तो वह भी डर गया। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने ब्लैक हुड पहन रखा था, जिस पर जोडियक का सिंबल बना हुआ था, वह उनके पास आया और गन निकालकर उनसे पैसे और कार की चाबी मांगने लगा। ब्रायन के पास उस समय केवल 75 सेंट्स ही थे। उसने 75 सेंट्स और कार की चाबी जोडियक को दे दी। जोडियक किलर ने ब्रायन को कार की चाबी वापस देकर उन्हें बंदूक के जोर पर रस्सी से बांधकर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कुछ देर बाद वह उन्हें मरा हुआ समझकर उनकी कार की ओर चला गया और उस पर एक मैसेज लिख दिया, जिसमें क्राइम की लोकेशन, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा हुआ था। लेक के पास से एक मछुआरा गुजर रहा था। उसने ब्रायन और सेसिलिया को देखा। उस समय दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने पर सेसिलिया ने दम तोड़ दिया, जबकि ब्रायन जिंदा बच गया और उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता दिया। हर मर्डर के जैसे इस बार भी जोडियक ने रात के 7:40 पर एक कॉलिंग बूथ से पुलिस को कॉल करके उसके द्वारा किए गए मर्डर के बारे में बताया। अब तक जोडियक मर्डर करते समय एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा था। वह रात को या शाम के हल्के अंधेरे में जाने माने डेटिंग लोकेशन पर जाता और यंग कपल्स को टारगेट बनाता, जिसमें भी वह वुमेन पर ज़्यादा बेरहमी से अटैक करता, क्योंकि उसके पिछले 2 मर्डर में वुमेन की मौत हो गई थी जबकि मैन बच गए थे। मानो उसकी कपल्स से कोई पुरानी दुश्मनी हो, जिसमें भी वुमेन से। लेकिन अब की बार उसने अपना ये पैटर्न तोड़ दिया। 11 अक्टूबर 1969 को अपने पिछले मर्डर के 2 सप्ताह बाद ही जोडियक ने एक और मर्डर किया। उसने रात करीब 9:30 बजे एक कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन को रोका और उसे प्रेसिडियो की मेपल स्ट्रीट जाने को कहा। जैसे ही कैब रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, जोडियक कैब को रोड के साइड में रुकने का वेट करता है और ड्राइवर के पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसके सिर में गोली मार देता है। जोडियक कार से बाहर निकलकर ड्राइविंग सीट पर आता है और कैब ड्राइवर का वॉलेट और उसके शर्ट का एक टुकड़ा काटकर अपने पास रख लेता है। गौर करने वाली बात यह थी कि जब यह सब हो रहा था तब रोड के किनारे एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की विंडो से 2 बच्चे ये सारी घटना देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारी सिचुएशन बता दी।
लेकिन जब वे फ़ोन पर पुलिस को हत्यारे का हुलिया बता रहे थे तब बाय मिस्टेक उन्होंने इसे एक ब्लैक आदमी बता दिया, जो एक ब्लंडर साबित हुआ, क्योंकि जब पुलिस क्राइम सीन की ओर जा रही थी तब उन्हें वहां से जोडियक आते हुए मिला था, लेकिन वे एक ब्लैक मैन की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने जोडियक पर शक नहीं किया क्योंकि वह वाइट मैन था। उन्होंने जोडियक को रोका भी नहीं और कार से ही उससे पूछा कि क्या यहाँ कुछ अनयूजुअल हुआ है। तब जोडियक ने पुलिस से कहा कि अभी यहाँ से स्ट्रीट के आगे राइट साइड की ओर एक आदमी गन लहराते हुए गया है। तब पुलिस तुरंत उसी डायरेक्शन में चली गई और जोडियक फिर से भाग निकलने में कामयाब रहा। हालांकि अगर पुलिस जोडियक के थोड़ा और नज़दीक जाती तो उन्हें जोडियक के कोट पर लगा खून नजर आ जाता, लेकिन पुलिस को कार से जोडियक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे और बाद में उन बच्चों ने भी अपनी गलती सुधारी और जोडियक का नया फ्रेश स्केच बनाने में पुलिस की मदद की। 3 दिनों बाद जोडियक ने फिर से न्यूज़पेपर को एक लेटर भेजा, लेकिन इस बार उसने लेटर के साथ कैब ड्राइवर का खून से सना हुआ शर्ट का टुकड़ा भी साथ में भेजा। इस लेटर में उसने कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या की पूरी घटना को हूबहू बता दिया और यह भी बताया कि पुलिस ने जिस आदमी से मामले के बारे में पूछा था वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही था। उस लेटर में आगे जोडियक ने स्कूल बस पर अटैक करने की धमकी दी थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने कई सप्ताहों तक स्कूल बसों की निगरानी की, लेकिन स्कूल बस पर कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ। अब की बार जोडियक एक नए अंदाज में बाहर आया और उसने जो किया उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। कैब ड्राइवर के मर्डर के 10 दिन बाद 22 अक्टूबर 1969 को जोडियक ने ओकलैंड पुलिस स्टेशन पर फोन किया। उसने कहा कि वह मेलविन बेली, जो उस टाइम के जाने माने लॉयर थे, से टीवी शो पर बात करना चाहता है। उसकी बात मान ली गई और चैनल 7 पर जोडियक और मेलविन बेली का टॉक शो रखा गया। यह टॉक शो नॉर्मली सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था, लेकिन उस दिन यह शो आधे घंटे पहले ही शुरू हो गया। लगभग 40 मिनट वेट करने के बाद 7:10 पर पहली बार फोन की रिंग बजी, लेकिन फोन उठाते ही वह कट गया। 7:20 पर वापस फोन आया और इस बार कॉल लंबा चला। जब जोडियक से उसका असली नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सैम बताया। लॉयर ने जब उससे कुछ और सवाल पूछे तो वह उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। उसने 35 बार कॉल किया, लेकिन केवल 12 बार ही कॉल ऑन एयर हो पाया था। जिन लोगों ने जोडियक की आवाज़ पहले सुन रखी थी, जिनमें जिंदा बचे विक्टिम्स पुलिस स्टेशन पर जोडियक की कॉल उठाने वाले ऑफिसर थे, उनका कहना था कि यह आवाज़ जोडियक की नहीं थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह कॉल अमेरिका के नापा स्टेट हॉस्पिटल से एक मेंटल पेशेंट ने किया था। इस टॉक शो के कुछ सप्ताह बाद ही जोडियक ने 2 लेटर और उनके साथ एक कोड भेजा। जोडियक ने इस बार जो कोड भेजा था वह पिछले सभी कोड से काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुश्किल था, इतना मुश्किल कि इसे अगले 50 सालों तक सोल्व नहीं किया जा सका। आखिरकार 5 दिसंबर 2020 को इस कोड को 3 नौजवानों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सोल्व कर लिया। इस कोड में जोडियक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया था और ना ही कोई और क्लू दिया था, लेकिन इसमें उसने ये ज़रूर बताया था कि टीवी टॉक शो में जिस आदमी ने कॉल किया था वह वो नहीं था। इस कोड के अलावा उसने जो लेटर भेजे थे उसमें उसने हाउस होल्ड आइटम से बॉम्ब बनाने का तरीका लिख रखा था। उनसे आखिरकार पुलिस को एक क्लू मिल ही गया। दरअसल जोडियक ने उस लेटर में लिखा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है और वह उसके घर के बेसमेंट में रखा हुआ है। यानी जोडियक किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में नहीं रहता था, बल्कि एक ऐसे घर में रहता था जिसमें बेसमेंट भी था। नॉर्मली बेसमेंट वाले घर बे एरिया की ओर नहीं पाए जाते थे, यानी वह बे एरिया में नहीं रहता था। शायद यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। 22 मार्च 1970 को जोडियक ने कैथलीन जोन्स नाम की प्रेग्नेंट वीमेन और उसके 10 महीने के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन वे बाल बाल बच निकले। 1 महीने बाद 19 अप्रैल 1970 को जोडियक ने एक और लेटर भेजा, जिसमें उसने अपना नाम एक 13 कैरेक्टर के कोड के रूप में भेजा, लेकिन केवल 13 कैरेक्टर होने के कारण ये कोड नियरली अनसॉल्वेबल था। इसे सोल्व करने पर भी हजारों नाम बन रहे थे, लेकिन कौन सा सही है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इस लेटर में जोडियक ने लिखा है कि वह अब तक 10 लोगों को मार चुका है। अगले 4 सालों में पुलिस को जोडियक किलर के 8 लेटर मिले। इन लेटर में वह अपने द्वारा की गई हत्याओं की डिटेल्स भेजता। इनमें से एक लेटर में उसने उसके द्वारा बनाए गए बॉम्ब की नई तकनीक और उसने इसे कहाँ रखा है वह लोकेशन बताई, लेकिन जब पुलिस बॉम्ब की लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला।
उसने आगे लिखा कि वह आगे जो भी मर्डर करेगा उसकी डिटेल्स नहीं भेजेगा, बल्कि वह मर्डर को एक एक्सीडेंट या दुर्घटना का रूप दे देगा। उसने अपना फाइनल लेटर 30 जनवरी 1974 को भेजा, जिसमें उसने उसके द्वारा किए गए मर्डर का स्कोर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मी 37 SFPD 0, यानी उसने 37 लोगों को मारा है, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। पुलिस का कहना था कि जोडिक एग्जैजरेशन से मर्डर की संख्या ज़्यादा बता रहा है, जबकि उसने केवल 5 कन्फर्म मर्डर और 2 अटेम्प्टेड मर्डर ही किए थे। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने जोडिक की हत्या करने के तरीकों और पूरे केस की अच्छी से इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने पाया कि जोडिक कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वह मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता था, शायद वह पहले मिलिट्री में था और उसने कोडिंग और साइफर लैंग्वेज भी वहीं सीखी थी। क्राइम सीन से जोडिक के शूज के जो फुटप्रिंट मिले थे वह भी मिलिट्री शूज के ही थे। जोडिक किलर के इस केस से पूरा अमेरिका दहशत में था और जोडिक किलर को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, इसलिए कई लोगों ने अटेंशन और पॉपुलैरिटी पाने के लिए जोडिक होने के झूठे दावे किए, जिससे पुलिस के लिए असली जोडिक की तलाश और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। शुरू में पुलिस का शक आर्थर ली एलन नाम के शख्स पर गया। कई सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे, जैसे वह मिलिट्री में काम कर चुका था। उसके पास से एक वॉच भी मिली जिस पर जोडिक लिखा हुआ था और उस पर जोडिक का सिंबल भी बना हुआ था, लेकिन आर्थर की हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स जोडिक से मैच नहीं हुई। कई साल तक पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद आर्थर 1992 में हार्ट अटैक से मर गया। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड गायकोस्की नामक शख्स था, जिसकी शक्ल जोडिक से मिलती थी, लेकिन हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुई। पुलिस ने तकरीबन 50 से 100 लोगों को शक के आधार पर उठाया, लेकिन कोई भी ऐसा न था जिसकी सारी प्रोफाइल जोडिक किलर से मैच हो जाए। इस केस को पूरे अमेरिका में खूब पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन आज दिन तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि जोडिक किलर आखिर कौन था, उसने इतने मर्डर्स क्यों किए और आफ्टर लाइफ की कहानी से हटकर उसका असली मकसद क्या था।